सो वी विल स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट्स नाउ। हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम टाइम को पढ़ाई में इन्वेस्ट करेंगे और हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। सो दिस वाज द प्रेजेंटेशन, दिस इज द प्रेजेंटेशन फॉर द क्लास। 7th लेक्चर है आज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। होपफुली आज नेटवर्क इश्यूज नहीं आएगा, होपफुली आज मेरा लैपटॉप भी ठीक से वर्क करेगा एंड आई विल बी एबल टू टीच यू ऑल सीमलेसली। बिफोर वी स्टार्ट, प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू कैन हियर मी। अगर आप लोगों को मेरी आवाज ठीक से सुनाई दे रही है तो प्लीज अपना हाथ उठाए। रेज योर हैंड्स इफ यू कैन हियर मी। ओके, प्लीज हाथ उठाने में आलस मत करो, हाथ दुखेगा, एक बड़ी दबाना है वहां पे। प्लीज रेज योर हैंड यू कैन हियर मी। मेरी आवाज अगर आप लोग सुन सकते हैं तो अपना हाथ उठाए। साकेत सरदार, अगर आवाज आ रही है तो प्लीज हाथ उठाओ। साकेत सरदार, प्लीज रेज योर हैंड इफ यू कैन हियर मी। थैंक यू साकेत। ओके, डेटा पर्पसेस के लिए, फॉर द सेक ऑफ बैंडविड्थ एंड डेटा, आई विल बी स्टॉपिंग माय वीडियो नाउ। वैसे भी मेरे को देख के क्या ही करना है, स्लाइड्स को देखो, स्लाइड्स पे फोकस करो। सो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दिस इज लेक्चर 7th। मैं रोहन अग्रवाल पढ़ाऊंगा, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट स्लाइड। ऑकरेंस ऑफ मेटल्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। मेटल्स कहाँ कहाँ और कैसे कैसे ऑकर करते हैं, राइट। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑकरेंस ऑफ मेटल्स राइट नाउ। लास्ट टाइम पे भी, कल वाली क्लास में भी हमने डिस्कस किया था दैट मेटल्स कैन ऑकर आइदर इन कंबाइंड स्टेट और फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में या फिर कंबाइंड स्टेट में मेटल्स जो है वो ऑकर करते हैं, राइट। सम ऑफ द मेटल्स occur in combined format. Sorry, some of the metals occur in free state and most of the metals occur in combined state. Combined state का मतलब compound formation. Combined state का मतलब होता है compound formation में बहुत सारे metals मिलते हैं and free state में बहुत कम metals मिलते हैं। So free state में कौन कौन मिलते हैं? सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम free state में मिलते हैं। अब free state में मिलते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि ये metals combined format में नहीं मिलते। सिल्वर जो है वो combined format में भी मिलता है, प्लेटिनम बिल्कुल ही नहीं मिलता। द एलिमेंट प्लेटिनम इज वेरी लेस रिएक्टिव। जो प्लेटिनम मेटल है ना वो बहुत ही कम रिएक्टिव है, उसके कंपाउंड्स ही नहीं बनते। अब अगर कंपाउंड्स ही नहीं बन रहे हैं तो वो जो नेचर में अकर करेगा, इट विल अकर इन द फॉर्मेट ऑफ फ्री स्टेट। ओके, गोल्ड के भी कंपाउंड्स नहीं बनते, लेकिन एक दो कंपाउंड देखने को मिल जाएंगे, बट स्टिल उसके बावजूद कुछ कुछ जगहों पर गोल्ड फ्री स्टेट में मिलता है एंड सिल्वर जो है वो फ्री स्टेट में भी मिलता है और कंबाइंड फॉर्म में भी मिलता है, लेकिन फ्री स्टेट में ज्यादा मिलता है क्योंकि उसका रिएक्टिविटी जो है वो कम है। याद करो, कल वाली क्लास में हमने रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में भी डिस्कस किया था। फिगर 3.9 आप लोगों ने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से रीड किया होगा, लास्ट टर्म पे हम लोगों ने उसको डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा था कि लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स गोल्ड एंड सिल्वर रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे रखे हुए हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे कौन से मेटल्स है? गोल्ड एंड सिल्वर। ओके, सो कंबाइंड फॉर्म में कौन मिलता है? एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल लिखे, सिर्फ 3 मेटल्स मिलते हैं कंबाइंड फॉर्म में ऐसा नहीं है, बहुत सारे मेटल्स मिलते हैं कंबाइंड फॉर्म में, लेकिन हमने सिर्फ 3 एग्जांपल के तौर पे लिखे हैं। एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, आयरन, इनके एक्सट्रैक्शन के बारे में, इनके रिफाइनिंग के बारे में हम लोगों को मेटलर्जी में पढ़ना है। ओके, एलॉयज क्या होते हैं? एलॉयज होता है सॉलिड सॉलिड का सॉल्यूशन, ठीक है। तो दिस इज अ इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, हम डिस्कस करेंगे इस चीज को। सब लोग सुनेंगे, जो भी आपके पास डिवाइस है, आपके पास या तो लैपटॉप होगा या तो टैबलेट पीसी होगा, टैबलेट पीसी नहीं बोलेंगे, टैबलेट फोन बोलेंगे, या तो सिंपल सा स्मार्टफोन वाला हैंडसेट होगा। जो भी डिवाइस है आप लोग सुन पा रहे हैं, सिर्फ मेरी आवाज की तरफ ध्यान दें और स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है उसको फॉलो करते रहे। आप लोगों को एलॉयज के आगे सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन ऐसा वर्ड दिखाई दे रहा होगा, उसमें सॉल्यूशन वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करें। याद करो कि आप लोगों को पता है सॉल्यूशन मतलब अ मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर को सॉल्यूशन बोला जाता है। तो देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो क्या आप लोग ये सोच सकते हैं कि टोटल 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस कैन बी प्रिपेयर्ड? टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशन बनाए जा सकते हैं। सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, फिर लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस, और लास्ट में आएगा गैस इन लिक्विड, गैस इन सॉलिड एंड गैस इन गैस, ठीक है। तो सॉल्यूशन जो है वो 3 टाइप का बन सकता है। उसमें से जो सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन है
उसको हम अलॉयज ऐसा नाम दे सकते हैं। और अलॉयज जो होते हैं वो जनरली मेटल प्लस मेटल के होते हैं। बोलने का ये मतलब है नॉन मेटल वाली चीजें अलॉय नहीं बनाती, नॉन मेटल वाली चीजें अलॉय नहीं बनाती, सिर्फ मेटल मेटल को अलॉय बोलते हैं। अलॉयज जो होते हैं जनरली सॉलिड स्टेट के होते हैं और सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन बोला जाता है। क्या होता है कि हम लोग जब सॉल्यूशन ये वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर आता है कि कोई तो भी लिक्विड वाला सॉल्यूशन बनाया गया होगा। ये पिक्चर हमारे दिमाग में इसलिए आता है क्योंकि हम हमेशा सॉल्वेंट को लिक्विड या फिर सॉल्वेंट को वाटर ही कंसिडर करते हैं। उस चीज को बोला भी जाता है एक्वस सॉल्यूशन। तो जनरल टर्म्स में अगर सॉल्यूशन बोला गया है तो ये चीज सोचना गलत नहीं है कि सॉल्यूशन लिक्विड फेज में होगा, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंट टाइप के भी सॉल्यूशंस होते हैं। अभी हम लोगों ने देखा टोटल 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है तो 3 का स्क्वायर 9। सोल्यूट तीनों स्टेट्स में हो सकता है, सॉल्वेंट भी तीनों स्टेट में हो सकता है। तो सॉल्यूशन जो है वो 9 डिफरेंट टाइप्स का बन सकता। उसमें जो सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन होगा उसको हम अलॉयज बोलेंगे, ठीक है। और जो अलॉय होता है वो मेटल प्लस मेटल का सॉल्यूशन होता है। इजी है ये चीज। मिनरल्स क्या होते हैं? तो द कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स दैट अकर इन नेचर along with the impurities are called as minerals। तो impurity के साथ जो भी चीज नेचर में मिल रही है उसको हम मिनरल बोलेंगे, ठीक है। आप लोगों ने बिस्लेरी या बेली के वाटर बॉटल के ऊपर लिखा भी देखा होगा कभी, विथ एडेड मिनरल्स। तो विथ एडेड मिनरल्स ड्रिंकिंग वाटर के लिए इसीलिए बोला जाता है कि ड्रिंकिंग वाटर से भी हम लोगों को कुछ मिनरल्स कुछ विटामिन मिलते हैं। हम प्योर वाटर ड्रिंक नहीं करते और हम प्योर वाटर ड्रिंक कर नहीं सकते। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू ड्रिंक प्योर वाटर। अभी इसका ये मतलब नहीं है कि सर देखो मैं ड्रिंकिंग वाटर जैसा प्योर वाटर भी पी के बता सकता हूँ। लिक्विड है तो डेफिनेटली आप ड्रिंक कर सकते हैं, लेकिन इट इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। क्यों हार्मफुल है? क्योंकि उसमें मिनरल्स डिजॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ तो भी केमिस्ट्री का कुछ तो भी बायोलॉजी का एक कंसेप्ट होगा जिसकी वजह से प्योर वाटर क्या इज नॉट पोर्टेबल। दो टर्म्स होते हैं, एडिबल एंड पोर्टेबल। एडिबल का मतलब समथिंग विच कैन बी ईटन, EDIBLE। एडिबल इज समथिंग विच कैन बी ईटन एंड पोर्टेबल इज समथिंग विच कैन बी ड्रंक। तो जूस इज पोर्टेबल, खाने वाली चीज को एडिबल बोला जाता है। तो आप लोगों ने सुना भी होगा एडिबल ऑयल। क्यों? क्योंकि तेल को हम खाते हैं, तेल वाकई में खाया जाता है, पानी पिया जाता है। एनीवेज हम टॉपिक से थोड़ा सा डेविएट हो गए, हम वापस आते हैं। तो द कंसेप्ट विच आई एम ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर इज मिनरल मतलब मेटल भी है और उसमें इंप्यूरिटीज भी है। ड्रिंकिंग वाटर में भी मिनरल्स होते हैं लेकिन वो थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है। वो वाला मिनरल यहाँ पे नहीं डिस्कस हो रहा है। यहाँ पे हम उस मिनरल की बात कर रहे हैं जिससे हम मेटल एक्सट्रैक्शन करने वाले हैं। ओके, उससे हम मेटल एक्सट्रैक्शन करने वाले हैं। एंड मिनरल्स जो है उसमें इंप्यूरिटीज भी होती है। सो देयर आर इंप्यूरिटीज प्रेजेंट अलोंग विद द मेटल्स। सिंपल है यहाँ तक। नेक्स्ट, ओर्स। तो ओर्स क्या होते हैं? द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली आर कॉल्ड एज ओर्स। इस पे भी हमने लास्ट टाइम पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया था। ओर से मिनरल्स और से मेटल्स प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब जमीन में गड्ढा खोदेंगे, उसमें से मिनरल निकालेंगे, उसका एक्सट्रैक्शन पहले कॉन्सेंट्रेशन करेंगे, फिर एक्सट्रैक्शन करेंगे, फिर रिफाइनिंग करेंगे। बहुत सारा उसमें पैसा इन्वेस्ट होगा, फिर बाद में उसको भंगार में ले जाके तो बेचेंगे नहीं, उससे कुछ हम यूटेंसिल्स बनाएंगे या फिर कुछ फर्नीचर के आइटम्स बनाएंगे। वो सारी प्रोसेस में अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो उस चीज को बोलते हैं ओर्स, ठीक है। मिनरल क्या? जमीन में गड्ढा खोद के जो भी मिला मेटल का उसको बोलेंगे मिनरल। अब गड्ढा खोद के इसका मतलब वहां पे माइनिंग ये टर्म यूज होता है। माइन होती है, बड़ी बड़ी खदान होती है, उसके अंदर बहुत डीप जाके माइनिंग की जाती है। ओके, एंड उस माइनिंग के बाद जो मिला उसको बोलते हैं मिनरल। और कुछ मिनरल्स होते हैं ओर्स जिससे प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्शन हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे हम एक कंसेप्ट डेवलप कर सकते हैं, ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। जितने भी ओर्स है वो मिनरल्स है, लेकिन बहुत से ऐसे मिनरल्स है जिससे प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्शन नहीं होता। तो अगर उससे प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्शन नहीं हो रहा है तो उस चीज को हम कॉन्सेंट्रेशन, एक्सट्रैक्शन, रिफाइनिंग नहीं करते, क्योंकि उससे प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्शन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा होगा उससे प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्शन? उसमें उस मिनरल में मेटल की क्वांटिटी बहुत कम होगी, बहुत कम क्वांटिटी होगी उसके मेटल की।
तो एक्सट्रैक्ट करना प्रॉफिटेबल नहीं होगा। ओके, द साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स एंड देयर प्यूरिफिकेशन फॉर द यूज इज कॉल्ड एज मेटलर्जी। ये जो साइंस है इसको मेटलर्जी बोलते हैं। और मेटलर्जी कोई ऐसा वैसा साइंस नहीं है, बीटेक मेटलर्जी भी एक कोर्स होता है। लोग 4-4 साल तक सिर्फ मेटलर्जी पढ़ते हैं, जो आप लोग 3-4 लेक्चर में पढ़ने वाले हो। ऑब्वियस बात है, वो लोग ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। बीटेक बीई मेटलर्जी एक ब्रांच होती है। एक माइनिंग इंजीनियरिंग भी होता है। इंडिया में एक पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे माइनिंग सिखाई जाती थी, उसको बोलते थे आईएसएम धनबाद। अभी वो आईआईटी में कन्वर्ट हो गया है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद। ठीक है, झारखंड वगैरह साइड बहुत सारी माइंस है, बहुत सारा एक्सट्रैक्शन होता है मेटल्स का वहां पे। और मेटलर्जी एंड माइनिंग ये दोनों ब्रांचेस इंजीनियरिंग की रिलेटेड है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स एंड देयर प्यूरिफिकेशन। सिर्फ मेटल एक्सट्रैक्ट करके काम चलता क्या? नहीं, उसको प्यूरिफाई भी करना पड़ता है। मेटल प्यूरिफाइड रहेगा तभी उसको यूज कर सकते हैं, इम्प्योर रहेगा तो उसको यूजेबल फॉर्मेट में हम उसको यूजेबल फॉर्मेट में डेवलप नहीं कर पाएंगे। मिनरल्स आर फाउंड इन अर्थ एंड आर माइंड। सिंपल कंसेप्ट है। मिनरल्स कहाँ मिलते हैं? अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। क्रस्ट के अंदर बहुत अंदर जाना पड़ता है और माइनिंग की जाती है। ओके, द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स व्हिच ऑकर इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। ठीक है, तो मिनरल्स की दो अलग अलग डेफिनेशन बता दी मैंने। एक डेफिनेशन स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक का है, एक डेफिनेशन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है। आप लोगों को दोनों डेफिनेशन पता होनी चाहिए। फिर मैं ये चीज सब लोगों को रिमाइंड करवा दूं कि हम लोग एनसीईआरटी एंड स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक्स, एनसीईआरटी एंड स्टेट बोर्ड करिकुलम दोनों का यूनियन पढ़ रहे हैं। दोनों का इंटरसेक्शन तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे। जो लोग स्टेट बोर्ड स्कूल से एफिलिएटेड है वो सीबीएसई भी पढ़े, जो सीबीएसई स्कूल से एफिलिएटेड है वो स्टेट बोर्ड भी पढ़े। सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी वाले स्टूडेंट्स के लिए मेरा एक हम्बल एडवाइस, प्लीज इस भ्रम में मत रहना। प्लीज डोंट बी अंडर द इल्यूजन दैट एनसीईआरटी सिलेबस इज बेटर देन स्टेट बोर्ड सिलेबस। 10th क्लास की टेक्स्ट बुक स्टेट बोर्ड की थोड़ी मुझे ज्यादा बेटर लगी एज कम्पेयर टू सीबीएसई टेक्स्ट बुक। फॉर सम आर्टिकल्स ज्यादा डेप्थ में है, ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस है। ओके, दोनों बुक्स पढ़ना है, कोई भी सिलेबस छोटा या बड़ा नहीं होता। लास्ट पॉइंट ऑफ दिस स्लाइड, ores are the minerals from which profitable extraction of metals is possible। ores जो है वो क्या है? ये ऐसे मिनरल्स है जिससे प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्शन पॉसिबल है। इकोनॉमिकल एक्सट्रैक्शन बोलो या प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्शन बोलो, बात तो सेम ही है। ठीक है, तो आई विल कवर दिस स्लाइड नाउ। ये डायग्राम आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, लास्ट टर्न पे यही डायग्राम हमने डिस्कस किया था एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से। तो ओर होता है, ओर कहाँ मिला? माइनिंग करके ओर मिला। तो इमेजिन करो एक ब्लैक कलर का या ग्रे कलर का या रेड कलर का एक बड़ा सा मेटल के टुकड़े जैसा आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ऐसा इमेजिन करने का, उसको बोलेंगे ओर। ठीक है, तो जो मैंने ब्लैक कलर क्यों बोला होगा या ब्राउन कलर क्यों बोला होगा? क्योंकि उसमें बहुत सारी इंप्यूरिटीज है। मड, ग्रेवल, स्टोन्स, डस्ट पार्टिकल्स, बहुत सारी इंप्यूरिटीज है उस ओर में। फिर क्या करेंगे हम? वो जो इंप्यूरिटीज है उसको हटा देते हैं। कैसे हटाते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर करके। we try to concentrate the ore. In the last turn we discussed how this concentration is carried about। हम क्या करते हैं? हम धूल मिट्टी उसकी हटा देते हैं, जिससे क्वांटिटी ऑफ मेटल, क्वांटिटी ऑफ रिक्वायर्ड मेटल बढ़ जाता है। सोचो, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने का एक तरीका क्या है? मेटल की क्वांटिटी बढ़ा दो। दूसरा तरीका क्या है? इंप्यूरिटीज की क्वांटिटी घटा दो। we can remove the impurities and increase the concentration of metal, or we can increase the quantity of metals and increase the concentration of metals, right? मेटल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए या तो बाकी का कचरा कम कर दो या तो मेटल की क्वांटिटी बढ़ा दो। अब मेटल की क्वांटिटी बढ़ा तो नहीं सकते, इसीलिए बाकी का कचरा कम करते हैं। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स किया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होती है उसकी, एक ग्रेविटी वाला मेथड, एक मैग्नेटिक सेपरेशन वाला मेथड हम डिस्कस करेंगे। फिर कॉन्सेंट्रेशन करने के बाद 3 डिफरेंट टाइप्स के मेटल्स को अलग अलग तरीके का ट्रीटमेंट देते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि हाई रिएक्टिविटी वाले ओर को भी कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता, मीडियम रिएक्टिविटी वाले ओर को भी कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता, एंड लो रिएक्टिविटी वाले ओर को भी कॉन्सेंट्रेट तो करना ही पड़ता है। उसके बाद अलग अलग मेथड्स आती है। तो हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स को इलेक्ट्रोलिसिस कर दो, काम खत्म हो गया, प्योर मेटल मिल गया। देखो एक ही स्टेप में हो गया। सोचो, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है उसको इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे, वही बात खत्म हो गई, प्योर मेटल हाथ में आ गया। ठीक है, यहाँ तक। मीडियम रिएक्टिविटी वाले जो मेटल्स है उसके 2 डिफरेंट कंपाउंड्स मिलते हैं ओर्स में। ओर्स में उसके 2 डिफरेंट कंपाउंड मिलते हैं। एक होता है कार्बोनेट ओर और एक होता है सल्फाइड ओर। सल्फाइड में ग्रुप लगाया जाता है सल्फर।
ऑक्साइड के लिए लगाया ऑक्सीजन, तो सल्फाइड के लिए लगाया सल्फर। और कार्बोनेट के लिए लगाते हैं CO3 2- ग्रुप। कार्बोनेट के लिए वी यूज CO3 2- ग्रुप। ठीक है, प्लीज लोअर योर हैंड्स, हाथ नीचे कर लो, डाउट के लिए बाद में रिक्वेस्ट करूंगा हाथ उठाने के लिए। प्लीज लोअर योर हैंड्स, हाथ दुखेगा नहीं तो। ठीक है, बोर्ड पे देखो सब लोग। CO3 2-, ये ग्रुप को हम बोलते हैं कार्बोनेट ग्रुप। दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज कार्बोनेट ग्रुप। ठीक है, और सल्फर ग्रुप को हम बोलते हैं S2-। जैसा ऑक्सीजन कैसा ऑक्साइड बनाता तो सल्फर सल्फाइड बनाता। याद करो, इससे एक पीरियोडिक टेबल का भी कंसेप्ट रिवाइज हो रहा है। सल्फाइड ऑक्साइड दोनों एक ही ग्रुप के ग्रुप है या पीरियड है, ग्रुप है, दोनों एक ही ग्रुप के मेंबर्स है, सल्फाइड एंड ऑक्साइड। तो S2- सल्फाइड ग्रुप। तो सल्फाइड और होता है S2- वाला, और कार्बोनेट और होता है CO3 2- वाला। ऐसा एक सल्फेट ग्रुप भी होता है, सल्फेट ग्रुप इज SO4 2-। सल्फेट ग्रुप होता है SO4 2-। ओके, नेक्स्ट वी विल गो अहेड नाउ। अब कार्बोनेट और को करते हैं कैल्सिनेशन, सल्फाइड और को करते हैं रोस्टिंग। और कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से क्या होता है, ऑक्साइड बनता है मेटल का। मेटल का ऑक्साइड बनेगा आइदर कैल्सिनेशन से, और इट कैन बी फॉर्म्ड बाय रोस्टिंग। वी कैन नॉट do the process of calcination for sulfides, and we cannot do the process of roasting for carbonates। कार्बोनेट के लिए रोस्टिंग नहीं चलता, और कैल्सिनेशन सल्फाइड के लिए नहीं चलता। C फॉर कार्बोनेट, C फॉर कैल्सिनेशन, सिंपल है, याद रखेंगे। कैल्सिनेशन में क्या होता, कैल्सिनेशन में लेस क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन में हीटिंग करते, लेस क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन में हीटिंग को बोलते हैं कैल्सिनेशन। एंड एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन में हीटिंग को बोलते हैं रोस्टिंग। एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन में जब हीटिंग करते हैं तो उसको बोला जाता है रोस्टिंग। ओके, उससे क्या बनता है, उससे बनता है ऑक्साइड, उससे ऑक्साइड बनता है। फिर ऑक्साइड का क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन के बाद क्या बनता है, प्यूरिफिकेशन होता है। प्यूरिफिकेशन के बाद प्योर मेटल मिल गया, बात खत्म हो गई। फॉर मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, उसके सल्फाइड ओर्स ही बनते हैं, उसके कार्बोनेट ओर्स नहीं बनते। सल्फाइड ओर के कार्बोनेट ओर नहीं बनते। ठीक है, फिर रोस्टिंग करेंगे इसके जैसा, सिंपल सिंपल सेम मेथड। रोस्टिंग के बाद हमें मेटल मिल गया, और मेटल की कर दी रिफाइनिंग। अगर रोस्टिंग के बाद यहाँ पे ऑक्साइड बन भी गया तो उसका रिडक्शन हम कर सकते हैं। वी कैन ऑलवेज रिड्यूस एनी ऑक्साइड, ऑक्साइड का रिडक्शन एक प्रोसेस किया जा सकता है। सो यहाँ तक सिंपल है। नाउ आई विल ओपन द कम्युनिकेशन फॉर यू ऑल। आप लोग बात कर पाएंगे, आप लोग डाउट पूछ सकते हैं। जिनका नाम लिया जाए वही स्टूडेंट खुद को अनम्यूट करे, बाकी लोग शांति से बैठे रहो। वेदांत प्लीज आस्क। सर पहले स्लाइड में आपने बताया था कि वो एलॉय जो रहते वो मेटल प्लस मेटल से बनते, हाँ लेकिन जो स्टील है उसमें तो कार्बन रहता ना। बिल्कुल सर, एलॉय जो है वो मेटल प्लस मेटल से बनते हैं, लेकिन स्टील में कार्बन है, स्टील भी एक एलॉय है। तो यहाँ पे मैं वो वाले एलॉयज की बात कर रहा था जो नेचुरली अवेलेबल है। ठीक है, एलॉयज आर मेड ऑफ मेटल प्लस मेटल, एलॉयज आर आल्सो मेड ऑफ मेटल प्लस नॉन मेटल। आपने एक अच्छा पॉइंट पकड़ा वहां पे। एलॉयज में मेजर कंपोनेंट मेटल होता है, स्टील में कार्बन बहुत ज्यादा नहीं है। स्टील में बाकी की जो चीजें है वो मेटल मेटल है। ओके, सो एलॉयज मेटल मेटल वाली चीज को एलॉय बोलते हैं। क्या है कि मेटल प्लस नॉन मेटल वाली चीज को एलॉय नहीं बोल सकते। अगर नॉन मेटल थोड़ी सी क्वांटिटी में है तो भी उसको एलॉय बोल सकते हैं। वेदांत समझ में आया क्या? यस सर। गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, पराग। पराग प्लीज आस्क। सर हाँ सर। ओर्स के फॉर्म दो रहते, कार्बोनेट और सल्फाइड। सर अगर ओर्स के मतलब मिनरल्स के कंपाउंड्स अगर हैलाइड हुए या हाइड्राइड हुए या एलॉय फॉर्म में हुए तो कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? बिल्कुल सर, उसके लिए भी टेक्निक्स है, वो टेक्निक्स हम लोगों को अभी नहीं पढ़नी है। जैसे अगर हलाइड्स की बात करें तो एक सिंपल सा एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड सोडियम का हलाइड है, राइट, हेलोजन वाला कंपाउंड है उसका। तो उससे भी हम मेथड होता है, उसका भी एक मेथड है। उसके ओर को भी हम मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो चीज हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके, एंड उसका नाम भी मुझे पता नहीं है क्योंकि मुझे अभी कभी उसका काम नहीं पड़ा। ठीक है,
तो जैसे कार्बोनेट ओर्स और सल्फाइड ओर्स है, वैसे हैलाइड ओर्स भी प्रेजेंट होते हैं, सल्फेट ओर्स भी प्रेजेंट होते हैं, उसके भी एक्सट्रैक्शन की मेथडोलॉजीज प्रेजेंट होती है, लेकिन वो सारी चीजें हम लोगों को अभी नहीं डिस्कस करना है। ठीक है सर, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मिहिर, मिहिर अपना डाउट पूछे। सर जो कंपाउंड्स में इम्प्योरिटीज नहीं रहती उनको मिनरल्स नहीं बोलेंगे क्या? नहीं, इम्प्योरिटी रहती ही है, मतलब ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो प्योर फॉर्म में नेचर में मिल गया, थोड़ा बहुत तो मट्टी लगा ही रहेगा ना उसके ऊपर। अब जैसे मान लो कि कॉपर है, ठीक है, अब कॉपर तो कंपाउंड बना लेता है, जाने दो। प्लेटिनम इमेजिन कर लो, अभी प्लेटिनम जो है वो वेरी लेस रिएक्टिव है, उसका तो कंपाउंड बनता ही नहीं है, लेकिन अर्थ से जब प्लेटिनम को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो एक बार तो पानी के अंदर धोएंगे ना उसको, थोड़ी बहुत तो मट्टी हटानी पड़ेगी, तो उस चीज को मिनरल बोलेंगे। ठीक है, तो मिनरल्स ही एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, थोड़ा इम्प्योरिटी तो हमेशा रहता ही है, प्यूरिफाइड फॉर्म में हमेशा मेटल नहीं मिलता। दूसरी चीज, एक बहुत अच्छा इससे कंसेप्ट है, डेवलप हो रहा है, यहाँ पे ये चीज डिस्कस हो रहा है कि कोई भी मेटल 100% प्योर मेटल नहीं है। ठीक है, 100% प्योर गोल्ड या 100% प्योर आयरन कभी नहीं होता, थोड़ा बहुत तो इम्प्योरिटी होता ही है उसमें। अगर आप लोग इस फिगर में देखें, यहाँ पे प्योर मेटल लिखा है, तो ये प्योर मेटल भी 100% प्योर नहीं है, इसका भी प्योरिटी 99% होता है, 98% होता है, 100% प्योरिटी तक हम कभी नहीं जा सकते। तो जो नेचर में मिल रहा है उसको हमेशा मिनरल ही बोलेंगे, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटी हमेशा प्रेजेंट होता ही है। आई गेस मिहिर का डाउट क्लियर हो गया होगा। मिहिर, आपको और कुछ पूछना है? नो सर, थैंक यू। थैंक यू, लोअर योर हैंड। ठीक है, हम एक और चीज आज से इंप्लीमेंट करेंगे, एज आई एम आंसरिंग योर डिफिकल्टी यू कैन लोअर योर हैंड। अगर आपको मेरे साथ और बात करना है तो यू कैन कीप योर हैंड ऊपर की तरफ, यू कैन कीप योर हैंड रेस्ड एंड आई विल टेक केयर ऑफ योर डिफिकल्टी में और आपसे डिस्कस करूंगा। अगर आपको लगता है कि आपका डाउट क्लियर हो गया सो यू कैन लोअर योर हैंड, राइट? सर्वेश प्लीज बोलिए। Sir, why electrolysis is done in molten form only? हाँ, वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। व्हाई इलेक्ट्रोलिसिस इज डन ओनली इन मोल्टन फॉर्म? तो आपको ये याद आएगा कि सॉलिड मेटल्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सॉलिड मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें, NaCl, तो NaCl इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फॉर्म, बट NaCl इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस और मोल्टन फॉर्म। तो हम लिख भी देंगे यहाँ पे NaCl, बोर्ड पे देखे सब लोग, स्क्रीन पे देखो, NaCl सॉलिड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, NaCl aqueous, NaCl aqueous गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। NaCl aqueous के साथ हम लिख सकते हैं NaCl मोल्टन, मोल्टन मतलब लिक्विड स्टेट में, तो NaCl मोल्टन, NaCl लिक्विड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वहां पे इमेजिन कर लो, NaCl लिक्विड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मोल्टन का मतलब क्या है? द वर्ड मोल्टन मीन्स दैट इट इज मेल्टेड, हाई टेम्परेचर पे ले गए, बहुत सारी हीट एनर्जी दी, सॉलिड मेल्ट अपॉन हीटिंग। तो जो ओर था वो ओर सॉलिड था, वो मेटल का कोई कंपाउंड था, उस कंपाउंड को हीटिंग किया और हीटिंग करने के बाद उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया, और इलेक्ट्रोलिसिस इसलिए मोल्टन का किया क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। अभी किसी ने डाउट पूछा था क्लोराइड्स वगैरह के लिए क्या करते हैं, तो सोडियम का बनता है क्लोराइड, उस चीज के मोल्टन फॉर्मेट से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो प्योर मेटल मिल जाएगा। ठीक है, तो किसी ने डाउट पूछा था कि सर कार्बोनेट होते हैं, सल्फाइड होते हैं, उसके अलावा और भी तो ओर्स होते हैं, तो अगर क्लोराइड्स और हैलाइड्स की बात करें तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड जो है वो हैलाइड है, वो लिक्विड फॉर्मेट में है, उससे प्योर मेटल मिल जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस करने से, वहां पे कैल्सिनेशन और रोस्टिंग करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, सर्वेश का डाउट क्लियर हो गया है। कौस्तुभ बोलिए सर, कौस्तुभ प्लीज आस्क योर डिफिकल्टी। कौस्तुभ को डाउट नहीं है। भार्गव प्लीज आस्क योर डिफिकल्टी। Sir, why roasting is done in presence of oxygen and calcination in absence of oxygen? Very good, sir. Why roasting is done in presence of oxygen and calcination is done in absence of oxygen? इसके लिए हम ये डाउट के लिए बोर्ड यूज करेंगे।
कौस्तुभ थोड़ा लेट हो गया, बाद में पूछना। कैल्सिनेशन किसका करते हैं? कैल्सिनेशन करते हैं CO3 2- वाले ग्रुप का, राइट। और रोस्टिंग किसका करते हैं? रोस्टिंग करते हैं S2- वाले ग्रुप का। C फॉर कैल्सिनेशन, R फॉर रोस्टिंग, ठीक है। हमें एंड प्रोडक्ट क्या चाहिए? हमारा इंटरेस्ट है ऑक्साइड बनाने में, वी आर इंटरेस्टेड इन फॉर्मिंग द ऑक्साइड, हम चाहते हैं कि ऑक्साइड बने। अब ऑक्साइड बनाने के लिए सोचो, सल्फर को क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन से रिप्लेस करना पड़ेगा, बराबर है। वी हैव टू रिप्लेस सल्फर फ्रॉम ऑक्सीजन। इसीलिए रोस्टिंग में क्या करते हैं, हमें बहुत सारा ऑक्सीजन चाहिए, इसीलिए रोस्टिंग में हमें एडिक्वेट क्वांटिटी चाहिए। मैं एडिक्वेट लिखने की कोशिश कर रहा था, फिर मुझे याद आया मैं टाइप भी कर सकता हूँ। एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन? क्योंकि हमें सल्फर को ऑक्सीजन से रिप्लेस करना है, इसलिए। Whereas कैल्सिनेशन वाले प्रोसेस में क्या है? कैल्सिनेशन वाले प्रोसेस में अगर हम CO2 को रिलीज करा दे तो ऑक्साइड वैसे ही बन जाएगा, ऑक्साइड बन जाएगा, ऑक्साइड बन जाएगा, CO2 रिलीज हो गया तो कार्बोनेट वाले केस में ओनली हीटिंग से हमारा काम हो जाता है। ओनली हीटिंग बोलो या लेस क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन बोलो, ओनली हीटिंग से हमारा काम हो जाता है कार्बोनेट वाली चीज में, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कैल्सिनेशन। और रोस्टिंग वाली चीज में हमें सल्फर को तो ऑक्सीजन से रिप्लेस करना है, सल्फर को ऑक्सीजन से रिप्लेस करने के लिए बहुत सारा ऑक्सीजन चाहिए, इसीलिए वी रिक्वायर एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन। ओके, इसमें और एक चीज, इसमें देखो, ऑक्साइड बनने के बाद उसका रिडक्शन करना बहुत इजी है। जैसे आप लोगों के मन में ये भी डाउट आया होगा या आना चाहिए कि सर जो ओर है उसको डायरेक्टली रिड्यूस कर दो ना, कार्बोनेट को रिड्यूस कर दो, सल्फाइड को रिड्यूस कर दो और प्यूरिफाई कर लो। आपने पहले सल्फर की जगह ऑक्सीजन लगाया, फिर ऑक्सीजन को हटा रहे हो, कार्बोनेट में से CO2 हटा दिया, फिर अलग से ऑक्सीजन हटा रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि ऑक्साइड का रिडक्शन इजी है। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग ये प्रोसेस होने के बाद में जो अगला प्रोसेस है ऑक्साइड का रिडक्शन, वो रिडक्शन सिर्फ ऑक्साइड का इजी होता है, उसमें ज्यादा एफर्ट नहीं लगता। इसीलिए सल्फर को हटा के ऑक्सीजन लगाया, फिर ऑक्सीजन को रिडक्शन से हटाया, कार्बोनेट को हीट करके पहले CO2 हटाया, फिर ऑक्साइड बचा और ऑक्साइड से रिड्यूस करवाया। ठीक है सर, जिनका डाउट था, थैंक यू सो मच। ऋषभ। Yes, sir. Can Yes, you sir. hear me, sir? क्या बोल रहे हो सर? Can you hear me, sir? Yes sir, I can hear you. Please tell me your difficulty. सर अभी 2 दिन पहले अपन ने वो आयोनिक कंपाउंड्स का एक प्रॉपर्टी देखा था कि बॉइलिंग पॉइंट इज हाई, तो Yes, सर sir. उसमें बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है? अब उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई है। कोई भी आयनिक कंपाउंड कंसीडर हाँ करो, सर। लेट अस कंसीडर आयनिक कंपाउंड NaCl। NaCl को मेल्ट करने को बहुत टेम्परेचर लगता है, फिर जो मेल्टेड NaCl होगा वो चीज बॉइल भी होता है, NaCl के वेपर्स भी बन सकते, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर लगेगा। इसलिए आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि वहां पे बॉन्ड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज है, इसलिए। गुड, वेरी गुड। हर्षित, हर्षित खंडेलवाल। Sir, am I हाँ सर। audible? यस सर, यू आर ऑडिबल, प्लीज टेल, हाउ कैन आई हेल्प यू? सर जो आपने बोला ना कि अभी रोस्टिंग में पहले सल्फर निकालते और फिर ऑक्सीजन से रिप्लेस करते, और Yes, sir. क्योंकि ऑक्सीजन इजीली रिड्यूस हो जाता, तो बिल्कुल सर अगर सल्फर निकल गया तो फिर ऑक्सीजन मतलब उसमें डालने की उसको जरूरत ही ऑक्सीजन क्यों डालने है? की जरूरत ही क्या है वहां पे? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा डिफिकल्टी है आपका। आपके साथ मैं एक चीज, एक पर्सनल इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा। जब मैं खुद क्लास 10th में था तब भी मुझे सेम एग्जैक्ट डाउट आया था। मैंने भी मेरे सर या टीचर मैडम जो भी थे उनको सेम एग्जैक्ट यही चीज पूछी थी, तो उन्होंने मुझे आंसर बताया था, ऑक्सीजन सल्फर की जगह लगाना इजी है और ऑक्सीजन को धक्का देके हटाना इजी है। सल्फर जो है उतना इजीली निकल नहीं जाता। इस चीज को ऐसा सोचे कि सल्फर निकल के ऑक्सीजन लगा तो सल्फर को चलेगा, लेकिन सल्फर निकल के गया और वहां कुछ भी नहीं लगा
इस प्रोसेस में सल्फर को प्रॉब्लम है. व्हाट आई मीन टू से इज दैट रिमूवल ऑफ सल्फर is very difficult, but replacement of sulfur is easy, and then removal of oxygen is easy. Direct removal of sulfur is difficult. सल्फर जो है वो डायरेक्टली नहीं हटता. सल्फर को बोलो आपकी जगह ऑक्सीजन लेगा तो सल्फर बोलेगा ठीक है, फिर ऑक्सीजन हटने के लिए तैयार है. तो सल्फाइड का ऑक्साइड कन्वर्जन बहुत इजी है. क्या किया? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही तो किया. ऑक्सीजन का हटना इजी, सल्फर का हटना इजी नहीं है. ठीक है सर, रिप्लाई करें. यस सर. ओके, थैंक यू सो मच. पराग बोलिए सर. सर मेरा डाउट था कि मेटल्स को रिड्यूस करते तो कार्बन से, और अगर हमने कोई ज्यादा रिएक्टिव मेटल लिया और उससे रिड्यूस किया तो? हाँ, तो उससे भी हो जाएगा वो चीज रिड्यूस. वो चीज हम आगे देखेंगे. जो मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज है ना, उसमें एक्चुअली कार्बन भी आता है. तो याद करो, मैंने इसी चैप्टर के स्टार्टिंग के 3-4 लेक्चर्स में बताया था कि जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो सिर्फ मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज नहीं है, वो सारे कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी सीरीज है. उस रिएक्टिविटी सीरीज में कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है. तो आप जो बोल रहे हो वहां पे वो वाली प्रोसेस भी पॉसिबल है. उससे ज्यादा रिएक्टिव वाला ले लेंगे तो उससे काम हो जाता है. वो चीज हम देखेंगे टुमारो वाली क्लास, मतलब नेक्स्ट क्लास या उससे नेक्स्ट क्लास में वो वाला पॉइंट अच्छे से कवर हो जाएगा. ठीक है, वेरी गुड. जिनके डाउट क्लियर हो रहे हैं वो अपने आप हाथ नीचे कर रहे हैं. दीप लड्डा. तो व्हाट इफ अगर हमको डायरेक्टली कार्बोनेट यानी कार्बोनेट ओर और सल्फाइड ओर को डायरेक्टली अगर रिडक्शन करना है तो कैसे करेंगे? और कार्बोनेट और सल्फाइड और का डायरेक्टली रिडक्शन हो ही नहीं सकता. पूछो क्यों? क्यों? वेरी गुड. इसका रीजन ये है कि रिडक्शन जो है, रिडक्शन का मतलब है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. तो सल्फाइड ओर में तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो वहां पे रिडक्शन नहीं हो सकता. फिर अभी मैंने बताया सल्फर डायरेक्टली रिमूव नहीं होता, सल्फर रिप्लेस होता, ऑक्सीजन रिमूव होता. कार्बोनेट ओर से अगर हम ऑक्सीजन हटा भी देंगे तो कार्बन उसको जाने नहीं देता. कार्बन बोलता है कि CO2 बन के निकल जाते. CO3 2- से अगर CO2 गया तो कंपाउंड में ऑक्सीजन बच गया तो मेटल का बन जाता है ऑक्साइड. इसीलिए रिडक्शन ऑफ डायरेक्ट कार्बोनेट एंड रिडक्शन ऑफ डायरेक्ट सल्फाइड इज नॉट पॉसिबल. ठीक है दीप. दीप थैंक यू. और डाउट होगा तो वी विल कम बैक टू इट. सिद्धांत बोलिए. सिद्धांत. सर वो रिमूवल और जो आपने रिप्लेसमेंट बताया सर, वो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में सर फिर से एक्सप्लेन करा ना. बिल्कुल सर, फिर से एक्सप्लेन करेंगे. देखो कैल्सिनेशन में क्या है, हम वही वाली स्लाइड पे जाते हैं. ठीक है, ध्यान देंगे सब लोग. यहाँ पे कैल्सिनेशन का प्रोसेस यूज होता है कार्बोनेट ओर के लिए. प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन इज यूज फॉर कार्बोनेट ओर. कैल्सिनेशन में सिर्फ हीटिंग होता है, ओनली हीटिंग इज प्रेजेंट. कैल्सिनेशन का मतलब ही है ओनली हीटिंग. ओनली हीटिंग से कैल्सिनेशन होता है. तो होता क्या है, हीटिंग करेंगे CO2 रिलीज हो जाएगा. देखो उधर कार्बन 1 का एटम है और ऑक्सीजन के 3 एटम है. देयर आर 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, देयर इज 1 एटम ऑफ कार्बन. तो CO2 रिलीज हो गया तो क्या बचा? एक एटम ऑक्सीजन का बच गया. एक एटम अगर ऑक्सीजन का बच गया तो क्या बचा? ऑक्साइड बन गया ना, ऑक्साइड बन जाएगा. तो ओनली हीटिंग से हमारा काम हो गया, क्योंकि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है? हमारा रिक्वायरमेंट है ऑक्साइड बनाना. आवर रिक्वायरमेंट इज टू क्रिएट ऑक्साइड. तो कैल्सिनेशन वाले प्रोसेस में हीटिंग कर दिया, CO2 निकल गया, ऑक्साइड बन गया, कहानी खत्म. रोस्टिंग में आते हैं. रोस्टिंग में हमारा क्या है, एक अलग टाइप का प्रॉब्लम है हमारे पास में. हमें सल्फर को तो हटाना है, लेकिन सल्फर बोलता मैं नहीं हटूंगा. फिर सल्फर को बोलते हैं चलो आपकी जगह आप ही के ग्रुप का, आप ही का फैमिली मेंबर ऑक्सीजन लगा देते हैं. तो ऑक्सीजन कैन रिप्लेस सल्फर बाय द मेथड ऑफ रोस्टिंग. ऑक्सीजन जो है वो सल्फर की जगह ले लेगा रोस्टिंग वाली मेथड से. तो रोस्टिंग में क्या होता है, मेटल सल्फाइड जो है, जो भी सल्फाइड ओर था, उस सल्फाइड ओर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन में हीट करते. बहुत ज्यादा हीट करते तो उससे क्या होता, सल्फर हट जाता और ऑक्सीजन वहां पे जगह ले लेता और क्या बन जाएगा? ऑक्साइड. बस एक बार अपना ऑक्साइड बन गया तो फिर उसका रिडक्शन करना इजी है. बोलिए सिद्धांत.
सर रोस्टिंग रिपीट करो ना सर, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम से सुनाई नहीं दे रहा था। क्या रिपीट करना है एक बार फिर से बताएं। सिद्धांत एक बार प्लीज फिर से रिपीट करो, क्या रिपीट करना है। रोस्टिंग रोस्टिंग वाला एक बार फिर से। रोस्टिंग इज कैरिड आउट इन एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन। एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन में रोस्टिंग करवाते हैं। सल्फर एटम को हमें ऑक्सीजन से रिप्लेस करना है। फाइनल प्रोडक्ट हमारा ऑक्साइड चाहिए। वी आर इंटरेस्टेड इन ऑक्साइड बीइंग द फाइनल प्रोडक्ट। Sulfur is easily replaced by oxygen and oxygen can be easily removed by the process of reduction. Oxygen can be easily removed by the process of reduction and sulfur can be easily replaced by oxygen. इसीलिए रोस्टिंग करते हैं। ठीक है सर सिद्धांत। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। अथर्व। हेलो सर, एम आई ऑडिबल? यस सर, यू आर ऑडिबल। प्लीज टेल हाउ कैन आई हेल्प यू। सर रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दोनों लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में ये करते क्या, हीट करते क्या? नहीं सर, कैल्सिनेशन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड रोस्टिंग एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। सर लिमिटेड और एडिक्वेट में फर्क क्या? एडिक्वेट बहुत मतलब जितना चाहिए, भरपूर, पेट भर के। लिमिटेड, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड बना था। लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड बना था और एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बना था। ठीक है, इससे हेल्प हो जाएगी। चलो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे हम लोग लो रिएक्टिविटी वाली भी बात हम लोगों ने कर ली। सल्फाइड बन गया, उसका भी रोस्टिंग कराया। रोस्टिंग से क्या मिला, मेटल मिला, और मेटल का बाद में करते हैं रिफाइनिंग। ये रिडक्शन ऑफ मेटल के बाद फिर प्यूरिफिकेशन मतलब रिफाइनिंग ही हो गया। ठीक है, देन नेक्स्ट, अब ये मेटल्स का रिएक्टिविटी सीरीज है। ये जो मेटल्स है, दिस इज फिगर 3.9, इसके बारे में लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था कल वाले क्लास में। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सारे मेटल्स का इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं। जिंक, आयरन, lead, copper, these are reduced using carbon, and silver and gold they are found in native state. तो मैं स्टेटमेंट रीड कर रहा हूँ, सब लोग स्लाइड पे देखेंगे और मेरी आवाज सुनेंगे। प्लीज पे अटेंशन। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एंड कॉपर आर फाउंड इन द फ्री स्टेट. कॉपर एंड सिल्वर आर आल्सो फाउंड इन कंबाइंड स्टेट एज देयर सल्फाइड्स और ऑक्साइड ओर्स। उसके सल्फाइड ओर भी मिलते हैं, ऑक्साइड ओर भी मिलते हैं। अब सोचो, अगर नेचर में डायरेक्टली ऑक्साइड ओर मिला तो उसका रोस्टिंग या कैल्सिनेशन कराने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रिडक्शन कर दो, अपना काम हो जाएगा। तो सल्फाइड ओर भी नेचर में मिलते हैं और ऑक्साइड ओर्स भी नेचर में मिलते हैं। ठीक है, द मेटल्स एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आर सो रिएक्टिव दैट दे आर नेवर फाउंड इन नेचर एज फ्री एलिमेंट्स। तो ये सारे हमेशा रिएक्टेड फॉर्मेट में ही मिलते हैं। मेटल्स इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आर मॉडरेटली रिएक्टिव, दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट मेनली एज ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स। ठीक है, तो ऑक्साइड्स के लिए डायरेक्ट रिडक्शन कर सकते हैं, सल्फाइड्स के लिए रोस्टिंग कर सकते हैं और फिर रिडक्शन करना पड़ेगा, और कार्बोनेट्स के लिए कैल्सिनेशन कर सकते हैं और फिर रिडक्शन करना पड़ेगा। तो रिडक्शन तो करना ही पड़ रहा है, ऑक्साइड तो बनता ही है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक बहुत अच्छा सेंटेंस भी दिया है कि जो मेटल्स हैं वो बहुत जल्दी ऑक्साइड बना लेते हैं। बहुत जल्दी ऑक्साइड क्यों बना लेते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी भी बहुत ज्यादा और नेचर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा। याद करो, ऑकरेंस एंड क्वांटिटी, इस पे भी कल एक अच्छा डिस्कशन हुआ था हम लोगों का। ऑक्सीजन की क्वांटिटी भी ज्यादा है और ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी भी ज्यादा है, इसीलिए मेटल्स जो है वो ऑक्साइड्स बना लेते हैं। ओके, अब हम प्रोसेस देखेंगे। मेटलर्जी का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले किया जाता है कॉन्सेंट्रेशन, या उसको हम बोलते हैं सेपरेशन। इंप्यूरिटीज को हटाना उसको सेपरेशन बोलेंगे, मेटल की क्वांटिटी बढ़ाना उसको कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे। कंसेप्ट सेम ही है, इसीलिए कुछ लोग कुछ मेथड्स में इसको कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं एंड इन सम मेथड्स दिस इज कॉल्ड एज सेपरेशन। एंड दिस कॉन्सेंट्रेशन कैन हैपन बाय 4 मेथड्स: ग्रेविटी मेथड, यूजिंग ग्रेविटी, यूजिंग मैग्नेटिक सेपरेशन, थर्ड मेथड इज फ्रॉथ फ्लोटेशन एंड फोर्थ मेथड इज लीचिंग। किसी भी ओर पे चारों मेथड नहीं यूज करते, चारों में से कोई एक ही मेथड यूज होता है। Depending on the ores, depending on the ore, method of concentration is selected.
आफ्टर कॉन्सेंट्रेशन वी प्रोसीड टुवर्ड्स एक्सट्रैक्शन, हम उस मेटल को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्शन वाला प्रोसेस है जहां पे रिडक्शन होता है। याद करो, ऑक्साइड बनाया और फिर रिड्यूस हुआ तो उसको बोलेंगे एक्सट्रैक्शन। आफ्टर एक्सट्रैक्शन दैट मेटल इज एनरिच्ड, और भी कुछ इंप्यूरिटी उसमें बच जाती है तो उसको रिमूव करते हैं केमिकल मेथड से। एंड लास्ट प्रोसेस इज रिफाइनिंग। रिफाइनिंग के बाद हमारे पास प्योर मेटल आ जाता है, यूजेबल फॉर्मेट में मेटल मिल जाता है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी। अब ये जो है ये बहुत बेसिक सा क्लासिफिकेशन है। एक्सट्रैक्शन में भी बहुत सारी स्टेप्स होती है, एनरिचमेंट में भी बहुत सारी स्टेप्स होती है, रिफाइनिंग भी बहुत अलग अलग तरीके से होता है। फिर वो मेटल पे भी डिपेंड करेगा कि कितना ज्यादा रिफाइनिंग करना है। फॉर एग्जांपल कॉपर का उतना अच्छे से रिफाइनिंग नहीं करते होंगे जितना अच्छे से गोल्ड का रिफाइनिंग करते होंगे, क्योंकि गोल्ड जो है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली मेटल है, राइट। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने गोल्ड के बारे में भी डिस्कस किया था, प्राइसेस के बारे में भी डिस्कस किया था। इनफैक्ट आफ्टर यस्टरडेज क्लास someone of you, एक किसी स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था that he or she was able to find out about white crows, ठीक है। तो उससे एक बहुत अच्छा साइंस का कंसेप्ट डेवलप होता है। जब तक उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को ये नहीं पता था कि व्हाइट क्रोज एग्जिस्ट कर सकते हैं, तब तक उसके लिए ये कंसेप्ट था कि क्रोज आर ऑलवेज ब्लैक। जिस दिन उसको पता चल गया, जिस दिन उसने ऑब्जर्व किया दैट व्हाइट क्रोज कैन ऑल्सो एग्जिस्ट, तब से उसका कंसेप्ट चेंज हो गया। तो जो साइंस है, द साइंस इटसेल्फ इज सब्जेक्ट टू चेंजेस। पहले लोगों को लगता था इनर्ट गैसेस रिएक्ट करते ही नहीं है, पत्थर की लकीर बना दी थी लोगों ने, इनर्ट गैसेस रिएक्ट नहीं करेंगे। 10th तक वही चीज पढ़ते, 11th-12th में जाके बोलते हैं जीनॉन के कंपाउंड्स पॉसिबल है। तो कंसेप्ट क्या बन गया, अब कंसेप्ट बोलता है हीलियम नियॉन रिएक्ट नहीं करते। ऐसा हो सकता है कि आने वाले 10 साल, 50 साल, 1000 साल बाद हीलियम और नियॉन के भी अगर कंपाउंड्स मिल गए तो बोलेंगे नोबल गैसेस कैन ऑल्सो फॉर्म कंपाउंड्स, ठीक है। तो जो साइंटिफिक नॉलेज है इट इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू कंडीशंस, इट इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंजेस। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं बता ही देता हूँ क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास है। कई सालों तक लोगों को लगता था दैट द अर्थ इज फ्लैट। आज की डेट में आपको और मुझे पता है दैट द अर्थ इज स्फेरिकल, राइट। अर्थ जो है वो गोल है। कई सालों तक लोगों को लगता था अर्थ इज फ्लैट, और ये बिलीफ इतना स्ट्रांग था कि लोग शिप लेके, नाव लेके समंदर में निकलते थे, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक जाके यू टर्न मार के वापस आते थे। उनको लगता था कि हम गिर जाएंगे, अर्थ वहां पे खत्म हो जाएगी क्योंकि अर्थ फ्लैट है। लेकिन आज की डेट में हमारा साइंटिफिक नॉलेज एडवांस हो चुका है, तो आज की डेट में हमें पता है कि अर्थ इज नॉट फ्लैट, अर्थ इज स्फेरिकल, ठीक है। तो साइंटिफिक नॉलेज इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंजेस, इट इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू कंडीशंस। चलो आगे बढ़ते हैं। So the process of metallurgy has got 4 different parts: concentration या separation, then there is extraction, enrichment and refining. So now we will discuss about concentration वाला part. Concentration वाले part में हम पहले देखेंगे gravity वाला separation. So we are using gravity as a method to concentrate the ore. याद करो, जब तक metal नहीं बनेगा उसको ore ही बोलना है। We call that particular thing as ore till the time metal is not formed. Purification के बाद ही उसको हम ore बोल सकते हैं, okay? So concentration by using gravity. जो unwanted particles impurity है उसको gang बोलते हैं, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। gang is made up of gravel, stones, rocks, छोटे छोटे rocks होते हैं, बहुत सारा mud होता है, dust particles, ये सारी चीजें को gang बोलते हैं। कैसे सेपरेट करते हैं, पानी से धोकर। तो इसके लिए एक मेथड है, विल्फले टेबल मेथड है। दिस डायग्राम इज टेकन फ्रॉम स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक आई गेस। तो यहाँ पे ध्यान दे सब लोग, बोर्ड पे स्क्रीन पे देखो, ये पाउडर्ड ओर है, ये पाउडर्ड ओर यहाँ से कंटेनर से डाला है, ठीक है। दिस कंटेनर्स आर स्लांटेड, तो ग्रेविटी की वजह से पाउडर्ड ओर गिर जाएगा। फिर उसके ऊपर से एक पाइप जा रहा है वाटर का, तो वो पाइप में क्या हो रहा है, पाउडर्ड ओर धुल जा रहा है। धुल जा रहा है मतलब उसकी जो इम्प्यूरिटीज है वो पाउडर्ड ओर की इम्प्यूरिटीज वाटर में डिजोल्व हो जाएगी। नहीं भी डिजोल्व होगी तो भी वाटर में वो फ्लोट करेगी। फिर आगे जो है दिस इज दैट टेबल, दिस इज अ वाइब्रेटिंग टेबल, ऐसा छन्नी के जैसा टेबल है, वो वाइब्रेट करता रहता है, ठीक है। जैसे इमेजिन करो दैट बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द टेबल पार्टिकल्स विल बी सेपरेटेड, ओके। अब ये वाइब्रेटिंग टेबल में छोटे छोटे गड्ढे हैं, स्लिट्स है। गड्ढा मतलब आखिरी तक गड्ढा नहीं है वो, वहां पे एक छोटा सा स्लिट बन गया है, उसको बोलते भी स्लिट ही है।
वो जो स्लिट है उसमें हेवी पार्टिकल सेटल हो जाएगा और जो लाइटर पार्टिकल है वो नीचे चला जाएगा। फिर इस स्लिट से जो हेवी पार्टिकल बच गया वो अगले स्लिट में जमा होगा, इस स्लिट से जो बच गया वो अगले स्लिट में जमा होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसे 7-8 स्लिट्स है और ये यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड और जमा हो गया और सेपरेट हो गया, ये दोनों कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। दिस इज गैंग पार्टिकल्स, इम्प्यूरिटी, एंड दिस इज द कॉन्सेंट्रेटेड ओर। जाहिर सी बात है कि जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर होगा वो गीला हो गया होगा क्योंकि पानी यूज किया था, उसको बाद में सुखाने के लिए रख देते। तो कॉन्सेंट्रेटेड ओर इज सेपरेटेड फ्रॉम गैंग पार्टिकल, गैंग पार्टिकल से सेपरेट किया गया है कॉन्सेंट्रेटेड ओर को पानी से धो के। बाहर से घर पे आने के बाद पानी से साबुन से हाथ धोने का याद रखे। स्लिट्स, स्लिट्स क्या काम कर रहा है? स्लिट्स में हेवी पार्टिकल्स जमा हो रहे हैं। सिर्फ एक ही स्लिट नहीं लिया, बहुत सारे स्लिट्स लिए। पहले स्लिट से, दूसरे स्लिट से, तीसरे स्लिट से अगर कोई पार्टिकल छूट गया तो चौथे स्लिट में तो डेफिनेटली डिपॉजिट होगा। और फिर ये जो टेबल है ये ऐसा स्लैंटिंग है, दिस पार्ट इज लोअर, दिस पार्ट इज हायर, तो ऐसा टेढ़ा स्लैंटिंग है वो, जिससे कि कॉन्सेंट्रेटेड और सेपरेट हो सकता है गैंग पार्टिकल्स से। Concentrated ore and gangue particles are separated. Okay. So now please raise your hands for any difficulties. अगर कोई डाउट है तो प्लीज अपना हाथ उठाए। Raise your hands for difficulties. उदय प्लीज आस्क। सर मतलब एलिमेंट्स के बॉन्ड बनते इलेक्ट्रॉन्स लेने देने या शेयरिंग से। हाँ सर। तो सर जो आयोनिक मतलब जो नोबल गैसेस है हाँ। उनका तो जो मतलब बैलेंस शेल है वो तो मतलब फुल है, हाँ, तो वो रिएक्ट कैसे करेंगे? सर वो भी शेयरिंग से रिएक्ट करते हैं। आज की डेट में मैं सिर्फ इतना बता पाऊंगा आपको कि जो जीनॉन के कंपाउंड्स है वो कोवैलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड्स है, वहां पे भी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। वो एग्जैक्टली कैसे होता है ये हम 11th क्लास के केमिकल बॉन्डिंग में देखेंगे। फॉर द टाइम तो क्यों मतलब क्यों करेंगे? उसकी स्टेबिलिटी तो मतलब वो स्टेबल है पहले से, तो क्यों करेंगे और ये? बिल्कुल सर, क्या है ना कि जो स्टेबिलिटी वाली कंडीशन है वो स्टेबिलिटी वाली कंडीशन ही अपने आप में गलत है। हुआ क्या, बाकी के एलिमेंट्स देखे, उन एलिमेंट्स ने ऑक्टेट रूल फॉलो किया तो हमने जबरदस्ती बना दिया कि ऑक्टेट रूल है, लेकिन जीनॉन जो है, जीनॉन ऑक्टेट रूल को वायलेट करता है, उसकी स्टेबिलिटी की कुछ अलग ही कंडीशन है। एक्चुअली होता ये है कि कुछ अंदर के इलेक्ट्रॉन्स बाहर के ऑर्बिट्स में चले जाते हैं और उससे उसकी वैलेंसी डेवलप हो जाती है। तो जीनॉन की वैसे वैलेंसी 0 है, लेकिन जब उसको कंपाउंड फॉर्मेशन करना है तो वो पहले खुद की वैलेंसी बनाता है और वैलेंसी बनाने के बाद वो कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। एंड जीनॉन फॉर्म्स कंपाउंड्स बाय यूजिंग कोवैलेंट बॉन्ड्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हैपेंस इन जीनॉन। ठीक है, अभी मैं इतना ही बता पाऊंगा। ठीक है उदय? यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। सौम्या। सर ये पाउडर्ड और मतलब क्या रहता? पाउडर्ड और, पाउडर्ड और मतलब ओर लिया उसको पाउडर किया। जो ओर है ओर पाउडर कर, हाँ चक्की में ले जाके वो पाउडर करके लाते हैं ना उसको, ओर को। देखो कंसेप्ट क्या है, अभी ओर है, ओर जैसे अर्थ के अंदर से निकला तो एक बहुत बड़ा टुकड़ा निकलता है पत्थर के जैसा। अभी वो पत्थर के टुकड़े को हम कितना भी पानी से धोएंगे तो भी अंदर भी तो कुछ कचरा चला गया होगा, इसलिए वहां पे पाउडर ओर करते हैं। आप ये कंसेप्ट समझे कि किसी भी चीज को अगर हम पाउडर करते हैं तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। इमेजिन दिस, आफ्टर पाउडरिंग अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजेस। शुगर वाटर में डिजोल्व होती, लेकिन ग्राउंडेड शुगर, पीसी हुई शक्कर और जल्दी डिपॉजिट होती, सॉरी डिजोल्व शुगर डिजोल्व्स इन वाटर एंड पाउडर शुगर ज्यादा अच्छे से वाटर में डिजोल्व होती। तो यहाँ पे भी हम पाउडर ओर लेते हैं, तो पाउडरिंग करते वक्त भी जो ऊपर का थोड़ा बहुत मिट्टी होगा वो वैसे ही निकल जाएगा, और जो मिट्टी ज्यादा अंदर तक मेटल के चला गया होगा वो भी पाउडरिंग करने की वजह से इजीली सेपरेट हो सकता है। फिर यहाँ पे जो स्लिट्स है वो स्लिट्स में छोटा छोटा कॉन्सेंट्रेटेड और अगर जाएगा तो ही तो सेपरेट हो पाएगा। पाउडर वाली चीज को सेपरेट करना इजी है एज कम्पेयर टू बड़े टुकड़े को सेपरेट करना, क्योंकि बड़े टुकड़े में मिट्टी, ग्रेवल, स्टोन के पार्टिकल्स चिपके हुए रह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट तनय अग्रवाल। सर हमने देखा कि रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ सर। सर तो मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट ही नहीं करते, फिर वो रिड्यूस कैसे होते हैं? बिल्कुल सर, मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन मैंने ये कभी नहीं बोला कि मेटल रिड्यूस हुआ।
मेटल का कटायन रिड्यूस होके मेटल एटॉमिक फॉर्म में बना। ओके, प्लीज सब लोग स्क्रीन पे ध्यान देंगे। मेटल ले लो M, M मेटल का 2 वैलेंसी है, तो M2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स, ये गिव्स क्यों नहीं हो रहा है, दिख नहीं पा रहा है वो, गिव्स M0, बराबर है। M0 मतलब क्या है, वो एक न्यूट्रल एटम के फॉर्मेट में बन गया। मेटल के एक्सट्रैक्शन में मैं चाहता ही था कि मेरा मेटल न्यूट्रल फॉर्मेट में बने, लेकिन मुझे मिला इस फॉर्मेट में क्योंकि उसने कंपाउंड बना के रखा था। तो उस कंपाउंड के मेटल के कटायन को, कंपाउंड के मेटल के कटायन को इलेक्ट्रॉन दिए, मेटल के कटायन को रिड्यूस किया और फिर मेटल में कन्वर्ट किया। मेटल को रिड्यूस नहीं कर सकते, मेटल तो कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, लेकिन मेटल का कटायन तो ले सकता है। इमेजिन करो कि ये मेटल का वैलेंसी 2 है, तो इसका ऑक्साइड कैसा दिखेगा, MO जैसा। M पे है 2 माइनस, सॉरी M पे है 2 प्लस एंड ऑक्सीजन पे है 2 माइनस। अब जो मेटल ऑक्साइड है उसको अगर मैं रिड्यूस करना चाहूँ, तो जो M2 प्लस है उस M2 प्लस को अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से सप्लाई कर सकता हूँ, तो मुझे मेटल न्यूट्रल फॉर्मेट में बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो मेटल्स आर द प्रोडक्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ कटायंस। लिख भी सकते हैं आप लोग ये स्टेटमेंट, मेटल जो है वो क्या है, मेटल इज द प्रोडक्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ मेटल कटायंस। ठीक है तने, आपने हाथ नीचे कर लिया, गुड। भार्गवी प्लीज आस्क। सर बोलिए। सर ये जो स्लिट्स है, मतलब वो जो डार्क बैंड्स है वो स्लिट्स है कि जो लाइट बैंड्स है वो स्लिट है? जो डार्क बैंड है वो स्लिट है, छोटे छोटे स्लिट्स रहते हैं और बड़ा सा ऐसा टेबल है। ठीक है, एक सेकंड होल्ड करेंगे। फिर वो लाइट, हाँ रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। ये देखो, सपोज इमेजिन करो ऐसा टेबल है, ठीक है, ये जो छोटी वाली चीज है, ये छोटी वाली चीज स्लिट है, और ये बड़ी वाली चीज स्लिट वाली जगह नहीं है। इसके बाद और एक छोटी सी चीज आएगी। अब ये जो स्लिट है ये थोड़ा सा अंदर है, इसके ऊपर से जब पार्टिकल्स जाएंगे तो जो हेवी पार्टिकल्स रहेंगे वो स्लिट में अटक जाएंगे, लाइटर पार्टिकल्स ऊपर से चले जाएंगे। जो पार्टिकल इस स्लिट में नहीं अटक पाया वो अगले स्लिट में अटकेगा। हेवी पार्टिकल्स स्लिट में जाते, वो जो स्लिट है वो देखो ऐसे इमेजिन करो, ये ऐसा सरफेस है, फिर ऐसा गड्ढा स्लिट है, फिर ऐसा गड्ढा स्लिट है, फिर ऐसा गड्ढा स्लिट है, और वो जो स्लिट है वो भी ऐसा हॉरिजॉन्टल ऐसा लाइन जैसा है, और जो टेबल है उस टेबल को भी ऐसा टेढ़ा करके रखा है। तो पाउडर्ड और वाटर के बाद ऐसे जा रहा है, पाउडर्ड और ऐसे जा रहा है, गया पाउडर्ड और, हेवी वाली पार्टिकल्स इसके अंदर अटक गए और ऐसे ग्रेविटी से नीचे गिर गए, लाइटर पार्टिकल्स ऐसे ही जा रहे हैं, फिर हेवी पार्टिकल्स नीचे चले गए, और फिर ऐसे ये चीज इधर से कलेक्ट हो रहा है। किनका डाउट है? भार्गवी रिप्लाई करे। यस सर समझा। और सर ये जो एमओ लिखा है आपने, तो मतलब रिडक्शन में मतलब उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स भी मिलते हैं और ऑक्सीजन भी चला जाता है, ऐसा होता क्या? हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। रिडक्शन की 2 डेफिनेशंस पढ़ी थी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन भी रिमूव हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन्स भी मिल गए और मेटल न्यूट्रल बन गया, दोनों चीजें साथ में हो गई। वो पूरी की पूरी प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। ओके, हाँ सर समझा। वेरी गुड। नेक्स्ट श्रेयस मालपानी, बोलिए श्रेयस। सर ये एक बार विल्फले टेबल मेथड एक बार समझाओ ना सर शॉर्ट में प्लीज। बिल्कुल सर, प्लीज की कोई बात ही नहीं है सर, घर की बात है अपने। देखिए इमेजिन करो ये टेबल है, ठीक है, अब वो टेबल ऐसा नहीं रखा है, टेबल ऐसा भी स्लैंटिंग है और थोड़ा सा ऐसा भी स्लैंटिंग है, ठीक है। तो टेबल ऐसा भी स्लैंटिंग है और ऐसा है, ठीक है। अब यहां से जा रहे हैं पार्टिकल्स, जब यहां से पार्टिकल्स जा रहे हैं तो हेवी पार्टिकल्स इस गड्ढे में अटक गए। वो गड्ढा गोल नहीं है, ऐसा स्लिट है, लंबा है, ठीक है। फिर यहाँ पे हेवी पार्टिकल्स अगर जमा होंगे तो वो ग्रेविटी की वजह से ऐसे नीचे गिर जाएंगे। फिर यहाँ पे कलेक्शन पैन है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड और जमा हो गया, और जो लाइटर पार्टिकल्स थे वो पानी के साथ आगे चले गए। फिर आगे जाने के बाद और एक स्लिट है ऐसा लंबा,
फिर उसके बाद और एक स्लिट है, फिर उसके बाद और एक स्लिट है, ऐसे 7-8 स्लिट रहेंगे और सब स्लिट से नीचे कॉन्सेंट्रेटेड और ऐसा हाथ में जमा हो रहा है और जो पार्टिकल्स थे पाउडर्ड और वो ऐसा गया, पाउडर्ड और ऐसा गया। ग्रेविटी की वजह से पहले स्लिट में जमा हुए हेवी पार्टिकल्स और वो हेवी पार्टिकल्स स्लिट में ऐसे नीचे घसर के चले गए स्लाइड जैसे और फिर यहाँ पे जमा हो गए। बोलिए श्रेयस, समझा क्या? ये सर, तो इसमें सर पानी नहीं घसरता क्या नीचे? घसरेगा ना, पानी भी जा रहा है नीचे। जो कॉन्सेंट्रेटेड और है वो भी गीला है और जो गैंग पार्टिकल्स है वो भी गीला है। तो जो कॉन्सेंट्रेटेड और जो पाउडर था वो गीला है, उसको ले जाके सुखा दिया धूप में 2-3 दिन तक के। कॉन्सेंट्रेटेड और इज ऑल्सो वेट एंड गैंग पार्टिकल्स आर ऑल्सो वेट। ऐसा मट्टी के जैसा पानी जमा हो जाता है कीचड़ के जैसा, उसको फेंक देंगे। फिर जो कॉन्सेंट्रेटेड और है, सोचो पाउडर्ड है लेकिन वो गीला है, तो इमेजिन करो वेट सैंड जैसा, रेत लेके आओ उसको गीला कर दो, वो जैसा दिखेगा वैसा कॉन्सेंट्रेटेड और दिखेगा ग्रे कलर का। अगर जिंक एक्सट्रैक्ट करोगे तो जिंक का और ग्रे कलर का दिखाई देगा। ठीक है श्रेयस? यस सर, थैंक यू। वेरी गुड सर। आमिर अहमद, आमिर अहमद प्लीज आस्क योर डिफिकल्टी। सर जो पानी है हाँ। वो ग्रेविटी की वजह से नीचे नहीं गिरता क्या? जिधर कॉन्सेंट्रेटेड डोर है, जिधर गैंग जा रहा, हाँ हाँ, तो ग्रेविटी तो उधर भी लग रही ना, जिधर कॉन्सेंट्रेटेड डोर जा रहा, तो उधर क्यों नहीं जाता वो? बराबर, ग्रेविटी दोनों चीजों पे लग रही है, लेकिन आप मुझे बताओ कि जो भारी वाली चीज है वो स्लिट में गिरेगी या हल्की वाली चीज स्लिट में गिरेगी? भारी वाली चीज स्लिट में गिरेगी। हल्की वाली चीज तो वाटर पे थोड़ा बहुत फ्लोट होके आगे जाएगी ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्लिट में पानी जमा नहीं हो रहा है, स्लिट में भी पानी जमा हो रहा है, लेकिन वो स्लिट में पानी भरेगा तो पानी आगे भी तो जाएगा ना। फिर दूसरी बात ये कि ये जो पाउडर और आ रहा है, यहाँ देखो बोर्ड पे स्क्रीन पे देखो, जो पाउडर और आ रहा है वो थोड़े फोर्स से भी तो आ रहा है, तो सारा का सारा पाउडर और स्लिट में तो जमा नहीं हो रहा है ना, वो फोर्स से आगे की तरफ आ रहा है, तो ऐसा स्लाइड भी तो करेगा। यहाँ से अपन ने छोड़ दिया तो थोड़े से हेवी पार्टिकल्स गड्ढे में गिर गए, लेकिन थोड़े से लाइटर पार्टिकल्स और पानी आगे भी तो गया। थोड़ा पानी गड्ढे में गिर गया, थोड़ा पानी आगे भी गया। आई गेस समझ में आ गया इनको। अनीश सोनावने प्लीज आस्क। सर ये जो कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है वो अभी भी अपने कंपाउंड फॉर्म में है ना? हाँ सर, जब तक और बोलेंगे तब तक कंपाउंड फॉर्म में, मेटल लास्ट स्टेज में आता। और सर फिर जब ये मेटल कटायन मेटल बन जाता फिर सर उसको जल्दी से स्टोर भी करना पड़ेगा ना, नहीं तो वापस से रिएक्ट कर लेगा। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। क्योंकि मेटल की रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ ज्यादा है, तो अगर एक बार मेटल ऑक्साइड से मेटल बन गया तो उसको अलग से स्टोर करना जरूरी है। एंड स्पेशली वो चीज स्टोर करना जरूरी है हेवी रिएक्टिव मेटल्स के लिए। हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए सोडियम पोटेशियम वाली चीजें जो है वो तो जल्दी से रिएक्ट कर जाएंगी, वो तो एयर के ऑक्सीजन से भी रिएक्ट कर जाएंगी। इसलिए अगर फ्रेश सोडियम प्रिपेयर कर भी लिया तो जैसे ही प्रिपेयर हो गया उसको केरोसिन में ले जाके स्टोर कर दो। मेटल्स नॉन मेटल्स के स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था। सपोज गोल्ड या सिल्वर या कॉपर है, तो गोल्ड सिल्वर कॉपर इतना जल्दी ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा। अब आयरन है, आयरन का एक्सट्रैक्शन हुआ, ऐसा मैंने आयरन का एक टुकड़ा बना लिया, अब आयरन ऑक्साइड बनने को 3-4 महीने तो लगेंगे, इसलिए वो थोड़ा सा सेफ है, उसको इतने जल्दी स्टोर नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सोडियम है, सोडियम तो बनते से ही स्टोर कर देना। अनीश आपका बहुत अच्छा डाउट है, समझ में आया आपको? यस सर, गुड, थैंक यू। अथर्व पागरुत, अथर्व पागरुत प्लीज आस्क। सर ये जो पाउडर डोर रहता है, अगर ये पाउडर डोर में जिंक या कॉपर वगैरह निकला तो उसको पाउडर कैसे करेंगे? वो तो बहुत हार्ड रहते। सर तो अपने घर की चक्की में उसको पाउडर नहीं करते, बड़ी मशीन रहती होगी ना, उसके अंदर बड़े बड़े ब्लेड होते होंगे जो वो ओर को पाउडर करते होंगे। जाहिर सी बात है कि इतना मेटल भी काटा जाता है कि उसमें सर? क्या इतना मेटल भी ग्राइंड हो सकते हैं उसमें? हाँ सर, बिल्कुल ग्राइंड हो सकते हैं। अभी आप सोचो ना, आपके घर में अगर एक आयरन का चेयर होगा तो वो आयरन का चेयर आयरन से ही बना होगा। अब अगर ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट ह्यूमन बींग्स के पास अवेलेबल है जो आयरन को मोल्ड कर सकता, तो डेफिनेटली आयरन को क्रश करने वाला बड़ा इंस्ट्रूमेंट होगा लोगों के पास जो कि ओर को पाउडर कर सके। घर के मिक्सर में बहुत सारी चीजें पाउडर कर सकते हैं, घर के मिक्सर में बहुत सारी चीजें पाउडर नहीं भी कर सकते, मिक्सर के ब्लेड खराब हो जाएंगे। तो वहां पे जो हेवी मशीनरी होगी उसके ब्लेड्स उतने स्ट्रांग होंगे तभी तो जाके मेटल के एक्सट्रैक्शन में वो चीज यूज हो रही है। जाहिर सी बात है वो मेटल के एक्सट्रैक्शन में जो ब्लेड्स होंगे वो स्ट्रांग तो होंगी लेकिन बहुत बड़े भी होंगे।
क्योंकि जब मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है तो 3-4 किलो तो मेटल बनाने के लिए कोई मेटलर्जी वाला फैक्ट्री सेटअप नहीं करेगा। बहुत सारा मेटल का ओर मिल रहा होगा और बहुत सारा क्वांटिटी ऑफ ओर एक साथ प्रोसेस हो रहा होगा, तो ग्राइंडिंग मशीन्स बहुत बड़ी बड़ी होंगी। ठीक है अथर्व? यस सर, समझ गया। वेरी गुड सर। अगर डाउट क्लियर हो जाए तो हाथ नीचे कर लिया करो। श्रेयस मालपानी, श्रेयस मालपानी प्लीज आस्क। चले गए क्या श्रेयस? सर जो पानी गिरता है ना गड्ढे में, तो उसके साथ कुछ लाइट पार्टिकल्स भी गिरते होंगे, तो उसका क्या होता? नहीं होता सर, वो कॉन्सेंट्रेटेड ओर के साथ में बैठे रहते। अब ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस सेपरेशन का है, कॉन्सेंट्रेशन का है। ये प्रोसेस से सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा। जो गैंग है वो इस कॉन्सेंट्रेटेड ओर में भी प्रेजेंट है ना, थोड़ा तो कचरा चला ही गया होगा ना। ये जो मेथड है ये फुल एंड फाइनल थोड़ी हुआ, ये अभी भी कॉन्सेंट्रेटेड, ये पाउडर्ड ओर है। इस पाउडर्ड ओर से ज्यादा इस कॉन्सेंट्रेटेड ओर का कॉन्सेंट्रेशन है। इसमें 1 किलो पाउडर्ड ओर में अगर 600 ग्राम काम का मेटल होगा, तो इस 1 किलो कॉन्सेंट्रेटेड ओर में 700 ग्राम काम का मेटल होगा। 300 ग्राम की इम्प्यूरिटी में 50-100 ग्राम मिट्टी अभी भी होगी इसमें, क्योंकि थोड़ा सा मिट्टी पानी में डिजोल्व होके डेफिनेटली आई होगी ना इसमें। ये फाइनल ओर नहीं है ना, ये अभी सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड ओर है। इसका सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा इसके कंपैरिजन में। बोलिए सर, समझ में आया? ये सर अब पूरा क्लियर होगा। वेरी गुड सर, थैंक यू। चलो विल गो अहेड, हम 1-2 स्लाइड्स और कवर करेंगे, देन वी विल स्टॉप द क्लास। थैंक यू सो मच। अब ये हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड है। हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड में हाइड्रोलिक मींस यूजिंग वाटर। आई विल स्टॉप द वीडियो। हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड में हम वाटर यूज करते हैं। सेम कंसेप्ट है, पिछले वाले मेथड जैसा ही है, थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट्स इसका अलग है, इसका मेथड अलग है, इसका इंस्ट्रूमेंट अलग है। रादर देन सेइंग यहाँ से वाटर आ रहा है और वाटर जो है बहुत ज्यादा फोर्स से आ रहा है। ठीक है, नीचे से हमने वाटर डाला, बहुत ज्यादा फोर्स से डाला, ऊपर से पाउडर्ड ओर डाला। पीछे जैसा पाउडर्ड ओर था वैसे ही पाउडर्ड ओर यहाँ पे पीछे है। अब जो वाटर डालेंगे तो जो वाटर में हेवी पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल होंगे, और जो लाइट पार्टिकल्स है वो ऊपर पानी में फैलते तैरते रहेंगे या तो पानी में डिसॉल्व होंगे। तो वो वाले पार्टिकल्स यहाँ से निकलते हैं। गैंग इधर से निकला, कॉन्सेंट्रेटेड ओर इधर से निकला, और ये है ओर सस्पेंशन। ओर सस्पेंशन मतलब अब 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, सस्पेंशन, कोलॉइड्स एंड मिक्सचर्स। तो वो वाला सस्पेंशन जैसा सस्पेंशन है। यहाँ पे ओर है, जो भी वाटर सोल्यूबल इंप्यूरिटीज है वो वाटर सोल्यूबल इंप्यूरिटीज कॉन्सेंट्रेटेड ओर में आएगी। ये जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर है इसमें भी तो पानी है, ये भी तो गीला है। तो वाटर सोल्यूबल इंप्यूरिटीज आर प्रेजेंट इन द कॉन्सेंट्रेटेड ओर। पिछले वाले मेथड में भी वाटर सोल्यूबल इंप्यूरिटीज कॉन्सेंट्रेटेड ओर में प्रेजेंट है। ये सिर्फ डस्ट पार्टिकल्स, स्टोन पार्टिकल्स, छोटे छोटे मड के पार्टिकल्स, रेत वगैरह जैसी चीजें सेपरेट करने के लिए अच्छा मेथड है। तो गैंग पार्टिकल्स इधर से निकल गया और कॉन्सेंट्रेटेड ओर इधर से निकल गया। इस इंस्ट्रूमेंट के 2 इनलेट है और 2 आउटलेट है। पाउडर्ड ओर का एक इनलेट, वाटर का एक इनलेट, और पाउडर और गैंग का एक आउटलेट और कॉन्सेंट्रेटेड ओर का एक आउटलेट। इसका मैकेनिज्म इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वाटर नीचे से आया, बहुत ज्यादा फोर्स से आया, और पाउडर्ड ओर ऊपर से डाला ताकि पाउडर्ड ओर से इंप्यूरिटीज सेपरेट हो सके। ओके, सो एनी डिफिकल्टीज इन हाइड्रोलिक सेपरेशन? हाइड्रोलिक सेपरेशन में अगर कोई डाउट है तो अपना हाथ उठाए। लोग डाउट नहीं पूछ रहे क्या? श्रेयस मालपानी। सर जो पाउडर और रहता वो गैंग से लाइट रहता क्या? नहीं सर, पाउडर और हेवी रहेगा ना गैंग से। यस सर। हेवी रहेगा तभी तो नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तभी तो उससे कॉन्सेंट्रेटेड और सेपरेट हो पाएगा। अगर पाउडर और वाटर से लाइट निकला तो पाउडर और वाटर के ऊपर ही तैरने लग जाएगा, फिर तो मेथड ही काम नहीं करेगा। पाउडर और जो है उसमें बहुत सारा मेटल कंटेंट है, मेटल कंटेंट की वजह से उसका डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी ज्यादा है तो वो पानी में नीचे जा सकता है, डिसॉल्व नहीं होता, पानी में सबमर्ज हो जाता है। अच्छा वर्ड है सबमर्ज। वेदांत, आपका आज का पहला डाउट है शायद, बोलिए वेदांत। सर आपने बोला कि जो पाउडर्ड ओर रहता वो सेटल हो जाता, लेकिन कोई कोई कंपाउंड तो डेंसिटी ज्यादा रही तो वो फ्लोट भी हो सकते ना? डेंसिटी कम रही तो फ्लोट होगा ना।
और हाँ वाटर से डेंसिटी कम रही तो। हाँ, लेकिन मेटल की बात हो रही है ना सर, मेटल के ऑक्साइड्स वगैरह है, मेटल के पार्टिकल्स है उसमें, तो उसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा ही रहेगी सर, सेटल ही होगा वो पानी में। मुझे नहीं लगता कि कोई पाउडर्ड और वाटर पे फ्लोट कर पाएगा, आई डोंट थिंक सो। ओके सर, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट भार्गवी, सर बोलिए। सर वो वाटर उन्होंने नीचे से क्यों छोड़ा, मतलब ऊपर से भी तो छोड़ सकते थे वो। बिल्कुल, अगर अपन ऊपर से छोड़ेंगे तो प्रॉब्लम क्या आ रहा है, वो वाटर और पाउडर्ड और अच्छे से मिक्स हो जाएंगे पहले ही। देखो जैसे ऊपर से पाउडर्ड और डालेंगे, लेफ्ट साइड से पाउडर्ड और डाला और राइट साइड से वाटर डाला, तो उससे फर्क क्या होगा, नीचे जाके यहाँ पे इस कंडीशन में दोनों आपस में मिल जाएंगे। वाटर को अगर नीचे से फोर्सफुली हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो जो इम्प्यूरिटीज है उसको ऊपर तैरने को मौका मिलेगा और इमीडिएटली निकल जाएगा। सोचो पानी में अगर कचरा है, थोड़ी देर के लिए पानी रख दिया तो वो कचरा कैसा सेटल डाउन हो जाता। तो अब हम नहीं चाहते कि कचरा सेटल डाउन हो जाए, हम चाहते हैं कि कचरा निकल जाए और जो हेवी पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन हो जाए, इसलिए वाटर नीचे से डालते हैं। ओके, यस सर, समझा। थैंक यू। एक लास्ट डाउट लेंगे हम आज का। अथर्व, बोलिए अथर्व। हेलो सर। हाँ सर। सर ये जो यहाँ पे जो कंसंट्रेटेड है तो ये भी फाइनल होगा? नहीं सर, इसमें भी कुछ इम्प्योरिटीज है। बिल्कुल सर, इम्प्यूरिटीज तो रहेंगी इसमें भी। वाटर सोल्यूबल इम्प्यूरिटीज आर प्रेजेंट इन दिस कॉन्सेंट्रेटेड ओर एज वेल। हाइड्रोलिक सेपरेशन वाले कॉन्सेंट्रेटेड ओर में भी वाटर सोल्यूबल इम्प्यूरिटीज है, एंड विल्फले टेबल वाले मेथड में भी कॉन्सेंट्रेटेड इम्प्यूरिटीज है। देयर इज नो डाउट इन दैट। क्लियर हुआ सर? यस सर, हो गया। थैंक यू सर। ठीक है, यस सर। ओके, आई थिंक दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू so much for attending the class.